बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मैंने वहाँ से कुछ वीडियोस किए, वहाँ मैं मौजूद था। आज वापस पहुँचा हूँ मैं वहाँ से, और आने के बाद ये पहली वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। वहाँ मैंने क्या देखा और इलेक्शन की सूरत हाल क्या होगी और कौन सी पार्टी जीत सकती है और किस पार्टी के ज़्यादा इम्कानात हैं। कुछ तो सर्वे मैंने किया है, कुछ अपने दोस्तों से मैंने कहा है, कोई इन्फॉर्मेशन मज़ीद कलेक्ट कर रहे हैं, वो सारी इकट्ठी करेंगे, फिर आपके साथ शेयर करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में क्या चल रहा है और कौन सी पार्टी कहाँ खड़ी है। लेकिन अभी ज़रा जो बाइडन अमेरिका का सदर बन गया, और जो बाइडन के बारे में मैंने आपको एक वीडियो की थी जिसमें मैंने बताया था कि इस आदमी के पॉलिटिकल अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, इस आदमी का सियासी करियर जो है वो किस तरह का था, कैसे इसने अपने करियर का आगाज़ किया, कैसे उतार चढ़ाव आया और किस अंदाज में घूमते घूमते ये आदमी बिल आखिर, यानी 50 साल पुरानी इसकी ख्वाहिश है और ज़िंदगी के उस हिस्से में पूरी हो रही है जहां वो 77 साल का हो गया है और 78 साल का होने वाला है। 78वें साल में दाखिल है और 20 नवंबर को ये शख्स, यानी जब ये सदर बनेगा तो ये 78 साल का होगा। तो 78 साल के इस आदमी की ज़िंदगी में एक मैसेज है, एक पैगाम है आप सबके लिए। देखें, जब कोरोना की वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है और हर उस आदमी को जो एज में ज़्यादा है उसको ख़तरे में महसूस किया जा रहा है। यूरोप और अमेरिका में जितने लोग हलाक हुए हैं उतने कहीं भी नहीं हुए। अमेरिका में हलाकतों की तादाद सबसे ज़्यादा है और मगरबी ममालिक में जो मरने वाले लोग हैं कोरोना वायरस से, उनमें ज़्यादा लोग बड़ी उम्र के हैं, जिनकी उम्रें ज़्यादा हैं 50 साल 60 साल से। वो लोग ज़्यादातर मारे गए हैं कोरोना वायरस से। और बड़ी उम्र के लोगों के लिए या बुज़ुर्ग लोगों के लिए कोरोना वायरस को एक ख़तरे के तौर पे लिया जाता है और वो घरों के अंदर दब के बैठ गए हैं। उनको महफूज किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि वो एक्सपोज ना हो। अब ऐसी सूरत हाल में 77 साल का एक आदमी निकलता है और निकल के एक कंपेन खड़ी करता है उस वक्त जब कोरोना वायरस अपने उरूज पे है। रोज़ाना अमेरिका में लाशें गिर रही हैं, रोज़ाना लोग उससे मुतासिर हो रहे हैं। तो 77 साल का आदमी अपनी 50 साल पुरानी ख्वाहिश को लेकर निकलता है कि मुझे अमरीकी सदर बनना है। और दुनियावी लिहाज से देखें तो अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है और अमरीकी सदर को वो क्लेम करते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी वही होता है। तो इस ज़मीन पे सबसे ताकतवर आदमी बनने की ख्वाहिश ने उसको घर से बाहर निकाला। पहले ही पॉलिटिक्स कर रहा था लेकिन बहुत एक्टिव हुआ, उसने एक्टिवली अपनी कंपेन चलाई। उसकी कंपेन की कुछ खूबियाँ थी कि उसने बड़ी टेक्निकल तरीके से बेहतर कंपेन चलाई है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन जो बाइडन ने 78 साल की उम्र में अमेरिकी सदर बन के दुनिया के हर बूढ़े आदमी को ये पैगाम दिया है कि अभी देर नहीं हुई। 60 साल की उम्र में पाकिस्तान में लोग रिटायर हो जाते हैं, दुनिया भर में हो जाते हैं, और रिटायरमेंट के बाद उन्हें लगता है कि शायद अब ज़िंदगी में सिर्फ उनको आराम करना है, या उनको लगता है कि अब बच्चे करेंगे और हम बैठ के देखेंगे, या उनको लगता है कि अब वो ज़िंदगी अपनी गुजार चुके हैं, या उन्हें लगता है जो बेहतर काम वो कर सकते थे वो कर चुके हैं, अब उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा दुनिया में। ऐसा नहीं हो रहा। उसने 78 साल की उम्र में अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया है एक ताकतवर आदमी के तौर पे। दुनिया की सबसे ताकतवर और मजबूत जो मुल्क है, जो रियासत है, उसके सदर के तौर पे उसने अपने करियर का आगाज़ किया 78 साल की उम्र में। तो ये मैं बताता है कि अभी देर नहीं हुई। आप आज कुछ करना चाहते हैं, आज कुछ पढ़ना चाहते हैं, आज कुछ बनना चाहते हैं, तो याद रखिए देर नहीं हुई। जो बाइडन का जो इशू है वो आपके सामने है। और दूसरा जो लाइफ है ना, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। यहाँ 1 साल का भी बच्चा जो है वो अल्लाह ताला की रज़ा हो तो वो दुनिया में नहीं रह पाता, 1 दिन का भी फौत हो जाता है। और जिसने रहना है वो 120 साल का भी यहीं पे फिर रहा होता है, पता ही नहीं चलता। तो ये अल्लाह ताला के काम है। और आपने अगर कुछ करना है ज़िंदगी में, आपका कोई मिशन है, तो ये सोचकर मत रुकिए कि वक्त गुजर गया। वक्त नहीं गुजरा। अगर आप हिम्मत करें तो आप भी एक मिसाल बन सकते हैं। ये मैंने आपको कहना था इसलिए कि अगर आपके दिल में कोई चीज़ है तो शुरू करें, देर ना करें, आप कर लेंगे। अगर जो बाइडन कर सकता है 78 साल की उम्र में अमेरिका का सदर बन सकता है, तो फिर आप भी कर सकते हैं। अब मैंने आपको एक बात की थी जिस पे कुछ लोगों ने इख्तलाफ किया। इख्तलाफ जो है वो आपका हक है कि आप इख्तलाफ करें,
और मेरे यहाँ पे जितने लोग मुझे सुनने वाले हैं, जो मुझे मैसेजेस करने वाले हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि वो बड़ा ज़बरदस्त इख्तलाफ करते हैं और बड़ी अच्छी चीज़ें जो हैं वो मेरे साथ शेयर करते हैं। अब कुछ लोग जो हैं उन्होंने इख्तलाफ किया कि डोनाल्ड ट्रंप उसी तरह का सदर है जैसे पुराने सदर थे। तो मैंने एक बात की थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई नई जंग छेड़ी नहीं है, उसने दुनिया को जंग में नहीं धकेला। अब मैं कुछ डाटा आपके सामने रखता हूं ताकि जो बात मैंने की थी, अगर किसी को इख्तलाफ है, मेरे दोस्त को, मेरे भाई को, तो वो मैं अपना सबूत दे देता हूं। बहरहाल ये आपके सामने रहना चाहिए। रोनाल्ड रेगन 1981 से लेकर 1999 तक अमेरिकी सदर था। उसने 6 मुख्तलिफ जंगों में उसके दौरे हुकूमत में अमेरिका ने हिस्सा लिया और उसमें गल्फ़ ऑफ सिद्रा इनकाउंटर, यानी इन्होंने रशियन तैयारे गिरा दिए थे। फिर गल्फ़ एरियाज़ के अंदर बहुत सारी जंगें थी, दूसरे एरियाज़ में थे, तो इन्होंने काफ़ी जंगें लड़ी थी 1989 तक। और फिर इसके अंदर वो ड्यूरेशन भी शामिल है जब ये अफ़गानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ एक जो बहास था उसको भी इन्होंने गर्म किया हुआ था। अच्छा, इसके बाद आ जाएं जॉर्ज H.W. बुश, यानी जो सीनियर बुश था, उसका दौरे हुकूमत था 1989 से 1993 तक, 1993 तक। ये एक ही दफ़ा अमेरिकी सदर रहा, दूसरी दफ़ा मुंतखब नहीं हुआ एक टर्म के लिए, जैसे ट्रंप के साथ हुआ है। इसकी जो जंगें हैं उसमें इन्वेजन ऑफ पनामा के अंदर उन्होंने हालात ख़राब किए, जंग लगाई। गल्फ़ वॉर 1990 और 91 के अंदर इराक़ के अंदर इन्होंने बहुत खून रेजी की, बहुत सारे मुल्कों को लेकर इन्होंने इराक़ के साथ जंग की। बॉस्निया वार, जिसके लिए हमारे मस्जिद में उलमा दुआएं भी कराते रहे हैं, 1992 से 1995 तक, ये जी बुश सीनियर के दौर की जंगें हैं। बिल क्लिंटन 1993 से लेकर 2001 तक, ये इंटरवेंशन इन हेटी 94 और 95 में इन्होंने की, वहाँ पे खून रेजी हुई। कोसोवो की जंग इन्होंने छेड़ी 98 और 99 में, और उसके बाद इनका दौर भी ख़त्म हो गया। सन 2001 से लेकर 2009 तक जॉर्ज W. बुश यानी बुश जूनियर अफ़गानिस्तान की वॉर शुरू की 2001 में, इन्वेजन ऑफ इराक़ 2003 में, और इराक़ वॉर बाकायदा शुरू कर दी वो 2003 के अंदर। पाकिस्तान में ड्रोन हमले इन्होंने शुरू किए अपने दौरे हुकूमत में, और सोमालिया सिविल वॉर जो है वो भी इन्होंने शुरू करवाई। तो ये बुश जूनियर ने भी इतनी जंगें करवाई हैं। बराक ओबामा, जिससे बहुत उम्मीदें थी दुनिया को कि यमन लेकर आएगा, 2009 से 2017 तक। अच्छा, इन्होंने जी एक तो ऑपरेशन ओशियन शील्ड आते ही किया लीबिया के समंदरों में, और उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा एक जंगी कैफियत पैदा की और बाकायदा जंग लड़ी। और 2014 में इराक़ पे दोबारा यलगार कर दी आईसिस और दीगर बहाने बना के, और दुनिया के कई मुल्कों को लेकर उन्होंने चढ़ाई की इराक़ और मिडल ईस्ट के इलाकों पे। शाम पर एक यलगार की, और शाम में 2014 के अंदर से लेकर अब तक जो उसकी सूरत हाल है उसके लिए ज़िम्मेदार बराक ओबामा। यमन में सिविल वॉर का आगाज़ करवाया 2015 में, फिर वहाँ पे इन्वेजन की, और लीबिया पर हमलावर हुआ बराक ओबामा अपने दौरे हुकूमत में। जबकि अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप को देखूं तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने इस किस्म का कोई हमला दुनिया के किसी नए इलाके में नई जंग, नया महाज नहीं छेड़ा। चाइना के साथ कर सकता था, पाकिस्तान के साथ कर सकता था, ईरान के साथ मामला तैयार था, या मिडल ईस्ट के अंदर मज़ीद ममालिक के साथ कर सकता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जंग ख़त्म करने की बात की। ज़ुबान से वो कड़वा था, बात वो गुस्सा दिलाने वाली करता था, लेकिन उसने अमली तौर पे कोई जंग छेड़ी नहीं। और ये एक पेज के ऊपर प्रेजेंटेशन भी आपके सामने हम बार बार आपको दिखा रहे हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि ट्रंप ने कोई नया महाज अमेरिकन के लिए नहीं खोला। तो अब जो बाइडन के दौर में देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। कल तक जो डोनाल्ड ट्रंप को अपने सर आंखों पे बिठाए फिरते थे यहूदी, नेतन्याहू, इसराइली, जिनके लिए डोनाल्ड ट्रंप बड़ी कोशिशें करके नॉर्मलाइजेशन कर रहा था, मुसलमान मुल्कों को दबाव में ले रहा था कि तस्लीम करो इसराइल को, उन्होंने मुबारकबाद का पैगाम भेजा है। मुबारकबाद का पैगाम भेजा है। नेतन्याहू कंग्रेचुलेट्स ग्रेट फ्रेंड ऑफ इसराइल बाइडन ऑन यूनाइटेड स्टेट इलेक्शन विन, थैंक्स ट्रंप। उन्होंने कहा ट्रंप का हम शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह हाफिज़। और नेतन्याहू को मुबारकबाद पेश की है क्योंकि वो एक अजीम दोस्त है इसराइल का, और बाइडन को हम मुबारकबाद पेश कर रहे हैं अमेरिकन इलेक्शन जीतने के ऊपर। तो ये है जी इसराइल। मैंने आपसे कहा था कि बाइडन ने अपनी पॉलिसी को इसराइल के बारे में बदला है, और अब वो इसराइल की बात मानने पर तैयार हुआ है, जब भी यहूदी लाबी ने उसको सपोर्ट किया। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हैरत अंगेज तौर पे जब जो बाइडन के पास पैसे कम थे और ट्रंप की कंपेन बहुत महंगी थी,
और ट्रंप बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चला रहा था, उस वक्त इन्होंने अप्रैल में दोबारा पैसे इकट्ठे करना शुरू किए तो हैरत अंगेज तौर पे बहुत बड़ी अमाउंट इकट्ठी हुई और ये डोनाल्ड ट्रंप से बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके अमेरिकन टेलीविजन के ऊपर छा गए। अमेरिका के हर टीवी नेटवर्क के ऊपर हर जगह पे जो बाइडन के इश्तिहारात चल रहे थे। इतना पैसा कहां से आया? तो फिर आप समझ जाइए कि जो बाइडन ने यहूदियों के साथ मामला तय कर लिए और उसके बाद पैसा उसके लिए मसला नहीं रहा। यानी कल तक जो डोनाल्ड ट्रंप यहूदियों के लिए या इसराइलियों के लिए कर रहा था, अब वही काम जो बाइडन उनके लिए करेगा। और जो बाइडन के, मैंने आपको पहले उसकी जब ज़िंदगी के बारे में बताया तो जिस तरह के उसके नज़रियात हैं, वो एक नई जंग छेड़ सकता है, एक नई जंग का ख़तरा उसकी मौजूदगी में हो सकता है। अब इस नई जंग के बारे में यूरोपियंस खबरदार कर रहे हैं और जो मेरे पास खबर है उसमें खबरदार किया है बरतानिया के आर्मी चीफ ने। बरतानिया के आर्मी चीफ जिनका नाम है निक कार्टर, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने इस वक्त खबरदार किया है कि दुनिया उस जगह पे पहुंच चुकी है जहां आलमी जंग शुरू हो सकती है या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकती है। उसके कुछ रीजंस उन्होंने बताए। उन्होंने कहा जी कि करंट ग्लोबल अनसर्टेनिटी एंड एंग्जाइटी amid the economic crisis caused by the corona pandemic could risk another world war, the head of Britain's armed forces has warned। उन्होंने खबरदार किया कि कोरोना वायरस के बाद जिस किस्म की इकोनॉमी की सूरत-ए-हाल है और जिस किस्म की गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का इस वक्त दुनिया शिकार है, ऐसी सूरत-ए-हाल में अगर कोई जंग छिड़ती है तो वो आलमी जंग हो सकती है। ये जो स्टेटमेंट है इसमें वे कह रहे हैं कि मेरे ख्याल में इस वक्त हम जिस दुनिया में जी रहे हैं यहाँ पे गैर यकीनी बहुत ज़्यादा है और एंग्जाइटी जो है वो फैल चुकी है और जिसकी वजह से जो दुनिया के डायनामिक्स हैं वो तब्दील हो रहे हैं। और उसकी मज़ीद डिटेल में वो ये कहते हैं कि मैं ये महसूस करता हूँ कि इस वक्त बहुत बड़ा एक रिस्क है क्योंकि बहुत सारे इलाकों के अंदर छोटे छोटे कन्फ्लिक्ट या ख़तरे या तसादुम की वजूहात मौजूद हैं, वहाँ पे तनाज़ात मौजूद हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान में कश्मीर का तनाज़ा है, जैसे आर्मीनिया और अज़रबैजान में कराबाग का तनाज़ा है, जैसे मिडल ईस्ट के अंदर बहुत सारे तनाज़ात हैं, जैसे तुर्की और सऊदी अरब के अंदर भी तनाज़ात हैं, जैसे मिडल ईस्ट के अंदर मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें लड़ रही हैं। जिस तरह से आपके सामने मौजूद है लिबिया की सूरत-ए-हाल, वहाँ पर मुख्तलिफ़ ममालिक की क़ुव्वतें आपस में लड़ रही हैं। तो इस सूरत-ए-हाल में कहीं पर भी अगर मिसकैलकुलेशन होती है, उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया और यही बात इमरान खान साहब ने की थी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, कि यहाँ पे न्यूक्लियर पावर्स हैं, बड़े ख़तरनाक हथियार हैं और अगर कोई ऐसा एडवेंचर किया जाता है जो मिसकैलकुलेट हो तो फिर पूरी दुनिया में आग लग सकती है और इसका खुमियादा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। ये बरतानिया के आर्मी चीफ इस वक्त इससे खबरदार कर रहे हैं। इसके ऊपर हम आइंदा आने वाले वक्त में वीडियो ज़रूर बनाएंगे, लेकिन क्योंकि मैंने इसका जिक्र इसलिए किया कि अमेरिका में एक नया सदर है और अमेरिकी सदर का बड़ा असर होता है दुनिया पर। देखना यह है कि वो इस दुनिया को जो कोरोना वायरस से लड़ रही है, इस दुनिया को जिसमें मईशत की बहुत बुरी हालत है, इस दुनिया को जहां बहुत सारे मुल्क ये समझ रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, इस दुनिया को जहां पे इलाकाई तनाज़ात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, वो इस दुनिया को कैसे लीड करता है 78 साल की उम्र में 50 साल के तजुर्बे के साथ, ये देखना होगा। और अगर वो लीड कर सकता है तो क्या उसकी ये कैपेसिटी है, क्योंकि अब चाइना भी एक बहुत बड़ा जायंट बनकर खड़ा हो गया है। अगर वो लीड कर सकता है तो क्या ये दुनिया एक तसादुम से बच जाएगी? हम फर्दर इसके ऊपर बात करते रहेंगे, लेकिन अभी उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने ख्वाब देखे और ये सोचकर क्विट कर रहे हैं कि यार उम्र निकल गई, वो जो बाइडन को देखें और दोबारा से ख्वाब देखना शुरू करें और उनकी तकमील के लिए आगे बढ़ें। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।